दोस्तों, ज़मीन की रजिस्ट्री एक सरकारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर ज़मीन का स्वामित्व आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है। यह प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत की जाती है। रजिस्ट्री के बाद ही कोई व्यक्ति उस ज़मीन का कानूनी मालिक बन जाता है। अब अगर बात करें ज़मीन की रजिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, तो इससे निम्नलिखित लाभ हैं। कानूनी स्वामित्व की पुष्टि होती है। इससे भविष्य के विवादों से बचाव हो जाता है। बैंक लोन के लिए भी रजिस्ट्री कराना आवश्यक है। संपत्ति का मूल्य बढ़ाना, सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाता है आपका नाम। ज़मीन से संबंधित जो भी आप रजिस्ट्री कराते हैं उस ज़मीन में आपका नाम एज अ स्वामी, एज अ ऑनर दर्ज हो जाता है। खरीद बिक्री में भी आसानी हो जाती है। कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है आपकी रजिस्ट्री, जो भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी ज़मीन का, और वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता मिल जाती है। अब अगर बात करें कि रजिस्ट्री, जो ज़मीन की रजिस्ट्री हम करते हैं तो उसमें क्या क्या खर्च जुड़े होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दें, स्टाम्प ड्यूटी उसमें होती है, या सबसे बड़ा खर्च होता है, या ज़मीन के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत होता है। अब बात करें अगला खर्चा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फीस का। यह आमतौर पर ज़मीन के मूल्य का 1% होता है। अब सर्च फीस भी इसमें जुड़ी होती है, या ज़मीन के पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए लिया जाता है। और साथ साथ में वकील की फ़ीस, अगर आप किसी वकील की सेवाएं लेते हैं तो वह खर्च भी इसमें जुड़ जाता है। मिसलेनियस खर्च भी इसमें होता है, जिसमें कि फ़ोटोकॉपी, नोटरी आदि के खर्च शामिल हैं। अब बात करें स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे करें, तो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री का सबसे बड़ा खर्च होता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, ध्यान दें, सबसे पहले ज़मीन का सर्किल रेट या डीएलसी रेट पता करें। उसके बाद इस रेट को ज़मीन के क्षेत्रफल से गुणा करें। प्राप्त राशि पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत लगाएं। अब उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, सर्किल रेट 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर अगर है, तो और क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग मीटर, और स्टाम्प ड्यूटी 7% अगर है, तब कुल स्टाम्प ड्यूटी कितनी हो जाएगी। हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्षेत्रफल है, ठीक है, तो 7000 आएगा हमारा। सर्किल रेट कितना है, 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का रेट है हमारे पास। क्षेत्रफल हमारा कितना है ज़मीन का, 100 वर्ग मीटर मान लेते हैं। स्टाम्प ड्यूटी अगर 7% है तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी आ जाएगी। अब बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, बात करें अगर कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस का जो है किस तरीके से हम गणना करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आमतौर पर ज़मीन के मूल्य का 1% होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ज़मीन का मूल्य मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए की ज़मीन है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1% हम लगाते हैं अगर, तब कुल रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये हो जाएगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। सर्किल रेट या डीएलसी रेट क्या है, तो दोस्तों ध्यान दें, सर्किल रेट है वह न्यूनतम मूल्य है जो सरकार किसी क्षेत्र में ज़मीन के लिए तय करती है। यह दर हर साल अपडेट की जाती है। सर्किल रेट जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की गणना की जाती है। अगर हम बात करें विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्री खर्च कितना आता है, तो दोस्तों भारत के विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्री खर्च अलग अलग होता है। यहाँ कुछ प्रमुख राज्यों का उदाहरण दिया गया है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, हमारे पास जो कॉलम है राज्य, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ये वैल्यू कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकती है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जो इसमें इस चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पुरुष के लिए 7% और महिला के लिए 6% स्टाम्प ड्यूटी है, जबकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, 1%। मध्य प्रदेश में 7.5%, जबकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, 3%। राजस्थान के लिए बात करें, 6% पुरुष के लिए और 5% महिला के लिए, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी यहाँ पर 1% ही है। महाराष्ट्र की बात करें, 5% शहरी इलाकों के लिए और 4% ग्रामीण इलाकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस है।
दोस्तों, जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित नियम और शुल्क समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपने क्षेत्र में जानकारी जरूर कर लें। यह वीडियो केवल आपको जानकारी देने के पर्पज से बनाया गया है। दोस्तों, रजिस्ट्री खर्च में कुछ छूट का प्रावधान भी है, जैसे कि महिलाओं के लिए छूट होती है, पहली बार खरीदारों के लिए भी छूट होती है, किसानों के लिए कम स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है और सरकारी योजनाओं के तहत कुछ छूट भी मिलती हैं। ये छूट आप अपने जहाँ रहते आप हैं, जो राज्य आपका है, वहाँ राज्य में अलग अलग योजनाएं चलती हैं, उसके आधार पर आप छूट का लाभ उठा सकते हैं। अब रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? इनमें आप निम्नलिखित मेन दस्तावेज हैं, जिसमें कि बिक्री समझौता मतलब सेल एग्रीमेंट होता है, आधार कार्ड चाहिए होगा, विक्रेता और क्रेता का पैन कार्ड, फोटो और बैंक स्टेटमेंट। रजिस्ट्री प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ध्यान दें, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले दस्तावेज तैयार करना, सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे बिक्री समझौता, आईडी प्रूफ आदि तैयार कर लें। नंबर 2, स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान सरकारी दरों के अनुसार, जो आपके क्षेत्र में स्टाम्प ड्यूटी की दर है उसके अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करें। नंबर 3, रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना, सभी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय जाएं। नंबर 4, दस्तावेजों का सत्यापन, रजिस्ट्रार द्वारा सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। नंबर 5, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, खरीदार और विक्रेता का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 6, रजिस्ट्री डीड पर हस्ताक्षर, दोनों पक्षों द्वारा रजिस्ट्री डीड जो आपकी बनाई गई है उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, मतलब लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। जब आपकी ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, रजिस्ट्री में आने वाली समस्याएं क्या हैं, ज़रा ध्यान दें। इन समस्याओं से आपका सामना हो सकता है। कभी कभी दस्तावेजों में त्रुटि हो सकती है, तो ध्यान दें, सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएं, और किसी भी त्रुटि को तुरंत सुधार लें, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद में अगर कोई नाम या कोई चेंजिंग करनी हो तो बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। स्टाम्प ड्यूटी की गलत गणना, सही सर्किल रेट का उपयोग करके स्टाम्प ड्यूटी की सटीक गणना करें। और पुराने रिकॉर्ड्स की समस्या, ज़मीन के पिछले रिकॉर्ड की पूरी जांच कर लें और किसी भी विसंगत को स्पष्ट करें। मतलब ज़मीन की जांच पहले कर लेंगे, पहले जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका क्या कंडीशन है, उसकी किन लोगों के हाथ में गई है ज़मीन। वो ऐसा तो नहीं वो ज़मीन जो आप खरीदने जा रहे हैं दोबारा आपको दूसरी बार उसी ज़मीन को बेचा जा रहा हो और आप धोखेबाजी और फ्रॉड में फंस जाएं, ठीक है। और तकनीकी समस्याएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्प डेस्क से संपर्क करें, जो कि आपके राज्य के अकॉर्डिंग अलग अलग हेल्प डेस्क होती है। अब बात करें रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करें, आपका क्या ड्यूटी, मतलब क्या ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के बाद करना। तो रजिस्ट्री डीड की प्रति पहली बात तो अपने पास सुरक्षित रखें, ठीक है, और कुछ फ़ोटो कॉपी भी उसकी बनवा लें जिससे कभी समय पर काम आ सके। म्यूटेशन, जिसे हम बोलते हैं दाखिल खारिज, दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। दोस्तों, दाखिल खारिज कराना ज़मीन का बहुत ज़रूरी है। स्थानीय तहसील कार्यालय में म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करें। और बिजली और पानी के कनेक्शन, इनको अपने नाम पर बिजली और पानी का कनेक्शन भी ट्रांसफ़र कराएं। प्रॉपर्टी टैक्स अपडेट कराएं, नगर निगम या पंचायत कार्यालय में जाकर के जो प्रॉपर्टी का टैक्स है उसके रिकॉर्ड को भी अपडेट करवाएं जाकर के, जिससे कि भविष्य में आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ बीमा भी करवा सकते हैं आप, अपनी नई संपत्ति का बीमा करवाना भी आप ना भूलें, अगर हो सके इसका बीमा जरूर कराएं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया है कि ज़मीन की रजिस्ट्री से संबंधित नियम और शुल्क समय समय पर बदल सकते हैं, तो इसके लिए किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपने स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर के पूरी कंडीशन, पूरी जानकारी, जो नियम और शुल्क क्या है, पूरी जानकारी करके ही आगे अपना कदम बढ़ाएं।